ये वो तो सर समझ रहा हूँ मैं बिल्कुल। इतने सारे काम एक साथ, जब एक साथ इतने सारे डंडे होते हैं तो समझ सकता हूँ क्या तकलीफ होती है। तो आपने नॉर्मल रूटीन का वर्क कर रहे हो। सही बात है सर। दोनों चीजें कंटिन्यूटी है ना, करनी पड़ेगी ये वो भी। सही बात है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा मेरी क्लास शुरू हो रही है, ठीक है सर, फिर मैं कराता हूँ करेक्शन। ठीक है, ओके सर, ओके। Recording in progress.
हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। कैसे हालचाल हैं आप लोगों के? मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है परफेक्टली? माय वॉइस इज ऑडिबल? ओके, नाइस, वंडरफुल। एंड द स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन, हेलो, ओके, नाइस। भाई साहब, डेट आज की पता है आप लोगों को कि भूल गए हो? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? 5 अगस्त। क्या स्टेटस है बैकलॉग्स का? क्या स्टेटस है? क्या काइनेमेटिक्स 2D के और 1D के सभी बैकलॉग्स कवर अप हो चुके हैं? सेवेंटी 80% लोगों का आंसर यस है। नाइस, ग्रेट ग्रेट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कुछ स्टूडेंट्स की O2 पेंडिंग चल रही है। ओके, मैं अभी आपसे फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स का स्टेटस बताएं, फिजिक्स का। कुछ का SC भी पेंडिंग चल रहा है। भैया कब कंप्लीट करोगे यार? भाई ऐसे IIT में सिलेक्शन चाहिए तुमको, जाना है तुम्हें टॉप IIT में, और तुम्हारी हरकतें ये हैं। क्या तुम लोग कब कवर करोगे? तुमने बोला था, तुम लोगों ने ये डेट खुद दी थी। मैंने बोला था क्या 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना? तुम लोगों ने खुद बोला था यार। तुम लोग यार मुझसे कमिटमेंट करते हो, मुझसे प्रॉमिस करते हो और फिर खुद तोड़ रहे हो। ऐसे काम चलेगा? और तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने बेटा पिछले 2 से 3 लेक्चर से तुम लोगों को फिजिक्स में रिलेटिवली कम होमवर्क दिया है, और क्लास के नोट्स भी बहुत कम होते हैं। मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स में क्लास नोट्स का तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादा लोड होता होगा। मैक्सिमम टाइम आपको क्लास नोट्स रिवाइज करने में फिजिक्स के 30 मिनट्स लग रहे होंगे आजकल तो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो अभी हम कर ही नहीं रहे। न्यूमेरिकल तो अभी हम लोग कर ही नहीं रहे। और फिजिक्स में तो ज्यादातर चीजें क्लास में ही कवर हो जाती होंगी यार, तो नोट्स रिवाइज करने में टाइम ही नहीं लगता। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जो लोग आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, भैया देखो क्लियर बोल देता हूं, अगर मेरे बनाए हुए स्ट्रेटेजी को, मेरे बताए हुए शेड्यूल को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने शेड्यूल बना रहे हैं और अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूंगा अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते या आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है। एक डेट और आपको दी गई थी, जो भी अगर अभी बैकलॉग्स रह गए हैं उन बैकलॉग्स को 10 अगस्त तक कहीं भी कुछ भी बाकी है क्या कवर अप हो पाएगा? थोड़ा सा यार टाइम को मैनेज करना सीखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो यार। यहाँ पर इंडियन हॉकी टीम जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और हमारे TMP फेज के स्टूडेंट ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं भाई, कैसे काम चलेगा यार? भैया मैनेज करो, चीजों को मैनेज करने की कोशिश करो, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करो। ठीक है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका आउटपुट क्या निकल रहा है। ट्राई टू अवॉइड द अदर थिंग्स, अपने डिस्ट्रैक्शंस को, डेविएशंस को कम करो। मोबाइल फोन्स में गेम्स खेलना, सोशल मीडिया का यूज करना, इसको कम करो। सन्यासी बनना पड़ेगा, याद रखो। सन्यासी का मतलब जानते हो? जीवन की सारी मोह माया को त्याग दो, सारी मोह माया को त्याग करके पढ़ाई करनी पड़ेगी भैया। IIT अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, और अगर ये तपस्या करनी है तो तपस्या को भंग करने के लिए जो तुम्हारे आस पड़ोस की सराउंडिंग में जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनसे अपने आप को बचा करके रखिएगा, नहीं तो तुम्हारी तपस्या भंग कर दी जाएगी। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सोशल मीडिया। क्या है? सोशल मीडिया।
ट्राई टू अवॉइड, जितना संभव हो सके अपने आप को इन सब बीमारियों से दूर रखो बेटा। मैंने एक बहुत कॉमन बात जो ऑब्जर्व करी है ना, उन जेई एस्पिरेंट्स ने जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करी, वो अपने आप को जितना पॉसिबल हो सकता था सोशल मीडिया से अलग ही रखते थे। बहुत रेयरली 15-20 दिन में कभी यूज कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड। ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम्स और फलाना ढिलाना, ये पता नहीं क्या क्या जो तुम्हारे चलते रहते हैं, प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। और गेम्स वगैरह खेलना बंद कर दो। जब आईआईटी में पहुंच जाओ तो बड़े बड़े गेम्स खेला करना पूरी रात, ठीक है, पूरी रात बैठ करके गेमिंग किया करना पूरे हॉस्टल वालों के साथ बड़ी स्क्रीन पर, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पहले आईआईटी में पहुंच जाओ, उसके बाद माहौल बना करके करना मेरे भाई। क्लियर? तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें भाई, थोड़ा सा आपको तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको कन्वे कर देता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स में आपको पता है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत कम थे, मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा था, लेकिन एनएलएम में कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत ज्यादा है, ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैंने एनएलएम पढ़ाना शुरू किया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली सिर्फ टाइप करते हैं, और उसमें से मेजर जनता वो है जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, ठीक है। कल मैंने पता है क्या किया, जो भी आप चैट यहाँ पे लिखते हैं ना, उस चैट की कॉपी है ना, उस चैट को देखा पूरा और तुम्हारा परफॉर्मेंस कंपेयर किया, तो मैंने देखा वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनकी चैट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, और वो स्टूडेंट्स जो सच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या टॉप 100 में चल रहे हैं, टॉप 50 या टॉप 10 में चल रहे हैं, वो बहुत रेयरली मैसेज करते हैं, बहुत जेन्युइन डाउट पूछते हैं, और मुश्किल से पूरी क्लास में उनके 2 से 3 बार ही डाउट्स आते हैं, अदरवाइज वो चैट करते ही नहीं। और बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक कभी चैट ही नहीं की है, और इवन दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप चैट में टाइप करते रहेंगे, एक बात बताओ, 3 महीने में तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि टाइप करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं? चुपचाप से सर की बातें सुनो यार, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप अपने फिजूल के डाउट पूछने की बजाय मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, मैं 100% गारंटी रह रहा हूं कि आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, और अगर आपका डाउट बच रहा है तो उसके बारे में आप घर पे जाकर के सोचिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना होगा यार, टॉपर्स जैसा। मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैंने ऐसा एटीट्यूड देखा ही नहीं है, रेयरली देखा है। मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो टॉप 500 टॉप 100 में रैंक सिक्योर कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, और मैंने देखा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस, क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं जब तक मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जो मैं बोल रहा होता हूँ हर बात को नोट कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और वहीं पर इतना डिटेल्ड में डेप्थ में पढ़ रहे होते हैं कि घर जाकर के उनको क्लास नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना ये टाइम सेव कर पाते हैं, और उस टाइम में वो होमवर्क को अपना कंप्लीट करते हैं, अपने बैकलॉग्स कवर करते हैं। तुम लोगों के साथ क्या होता है, क्लास में ध्यान से सुनते नहीं हो, अटेंटिव रहते नहीं, फिर क्या होता है कि घर जाने के बाद उन्हीं क्लास नोट्स को पढ़ने में तुम्हारे 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। तो वो टाइम जो होमवर्क को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो टाइम हमारा क्लास नोट्स को पढ़ने में चला जाता है। अभी की मैं बात बता रहा हूँ, ये 2021 मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, ये मार्च की बात है, उसका 99.9 परसेंटाइल आया जेईई मेंस, और उसकी एक बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। मैं जब पढ़ा रहा होता था क्लास में कुछ नहीं बोलता था, मैंने क्लियर बोल दिया था जब तक मैं पढ़ाऊंगा नो वन विल आस्क एनी डाउट, जब मैं बोलूंगा तभी पूछना, वो कुछ नहीं पूछता था। जब मैं अपनी बात पूरी खत्म कर देता था उसके बाद मैं बोलता था अगर कोई जेन्युइन डाउट है, तुम्हें लगता है तुम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम घर पे जाकर के उसको दोबारा से करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, तो पूछो। तब जाकर के वो 1 या 2 डाउट्स पूछा करते थे, और उस बैच में लगभग 15 स्टूडेंट्स के जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में अबव 99 परसेंटाइल आए थे। ये अभी की बात बता रहा हूँ, 2021 जो जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट हुआ था आपका फरवरी में, उसका बता रहा हूँ। और मैं मार्च तक तो मैं ऑफलाइन क्लासेस ले ही रहा था, मार्च अप टू अप्रैल तक। तो उन स्टूडेंट्स का ये एटीट्यूड था, और एक आप अपना एटीट्यूड देख लें, और आप उनके सामने कहां स्टैंड करते हैं ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ने बेइज्जती कर दी हमारी, ठीक। मैं
100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। मुझे सब पता है, मुझे ये पता है कि स्टूडेंट को कहां पे क्या डाउट आना चाहिए, कौन सी चीज मुझे बतानी है, कौन सी चीज नहीं बतानी है। अगर नहीं बतानी तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सोचने के लिए दी गई है, क्योंकि आपके माइंड का डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो यहाँ पे जो बंदा आपको ट्रेन कर रहा है, जो आपका मेंटर है, वो बहुत अच्छे से जानता है, वो इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है यार। इस बात को आप लोग पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग सिचुएशन है। रेगुलरली टाइप कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स तक तो कहानी चल गई थी, तुम्हारी बातें चल गई थी, क्योंकि काइनेमेटिक्स में तुमने भी देखा कॉन्सेप्ट बहुत नाम के थे, गिने चुने कॉन्सेप्ट्स थे, तुमने ऑब्जर्व किया ऑलरेडी। लेकिन भैया एनएलएम में ना कॉन्सेप्ट्स भर भर के हैं। एक छोटे से स्टेटमेंट से ना जेईई एडवांस क्वेश्चन पूछ लेता है, और आप अगर मेरे स्टेटमेंट्स को मिस कर गए ना, तो भाई साहब आप ये सोच लो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो फिजिक्स में। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको एनएलएम आता है उसको मैकेनिक्स आती है, और जिसको एनएलएम नहीं आता उसको कोई माइका लाल मैकेनिक्स नहीं सिखा सकता। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये इस इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे। क्लियर? जब मैं बोलता हूं ना आपसे कुछ पूछने के लिए, जवाब देने के लिए, आप तभी टाइप किया करें, फालतू के आप डाउट्स टाइप ही मत करें। आप जितना टाइम उस डाउट को टाइप करने में दे रहे हैं, उतना समय आप नोट्स को उतार रहे हैं, उतना समय आप अपने दिमाग का यूज करें यार। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं यार, स्पून फीडिंग थोड़ी ना की जाएगी स्कूल की तरीके से। मुझे आपके माइंड को डेवलप करना है यार, स्पून फीडिंग थोड़ी ना करनी है। अगर मैंने स्पून फीडिंग करने की कोशिश करी, या उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी जिस तरीके से यूट्यूब पर बहुत सारे फैकल्टीज पढ़ा रहे होते हैं, तो आई एम स्पॉइलिंग योर कैरियर यार, आई एम स्पॉइलिंग योर फ्यूचर, और मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। चलिए स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़े भाई। चलिए देखिए, लेट्स स्टार्ट। कल हम फोर्सेस के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है, और आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पे ये बताया था कि दुनिया में जितने भी फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और तीसरा चौथा ये। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीसरा और चौथा जो आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, उनकी चर्चा हम अभी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ क्वांटम फिजिक्स में होगी, ठीक है। देयर इज नो यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इन द क्लासिकल फिजिक्स। तो हमारा बेसिकली फोकस इन दो चीजों पर है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, जिसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर मैं बॉडी कंसिडर करता हूं और उसका मास है, तो उस बॉडी के ऊपर एक mg का फोर्स लगेगा, और वो mg का फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा, या हम कह सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इतनी चर्चा मैं कर चुका था। क्या आप लोगों को इतनी चर्चा अब तक बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है? ओके, नाइस, वंडरफुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मास। कौन जिम्मेदार है? मास। क्लियर? ओके। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पर। देखिए हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में तो हम बहुत डिटेल में 12th में पढ़ेंगे कि ये फोर्स क्या होता है, कैसे आया, क्यों आया, ये सब चर्चा नहीं करेंगे। बस एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है ये आपका, तो आप इसको एज अ इंट्रोडक्शन ही लीजिएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज क्या था? मास। मतलब हम कह सकते हैं किसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स था? मास के कारण। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के होने का मेन कारण पता है क्या है? चार्ज। आप यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स को पढ़ सकते हैं, आप बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, ठीक है। द मेन कॉज बिहाइंड दिस फोर्स इज व्हाट? चार्ज। हर गिवन बॉडी के अंदर चार्ज होता है, ये बात आपको समझ में आती है? चार्ज मतलब प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं होते? हर बॉडी एटम से मिलकर के बनी हुई है, और एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है मेरे भाई? एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है?
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। जैसे आपने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का था, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपने बचपन में सुना भी होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात आपने सुनी है? ठीक है, अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, यहाँ पे आयुष राज अपना ज्ञान देना शुरू कर दिए। अपनी क्वार्क क्या होता है ये आयुष राज, क्या मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? क्या आप सर को ये बताना चाह रहे हैं कि क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है? अबे अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो यार। टोपीबाज लोग, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें इनको पता होती हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, छोटी छोटी चीजें पता है, उछल रहे हैं, उछलते रहेंगे। ऐसे लोगों को ब्लॉक करना है अब मुझे, कुछ नहीं, सीधे एग्जिट, क्लास ही अटेंड करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, बस बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक फैमिलियर फोर्स आप जानते भी होंगे, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज और एक में माइनस क्यू चार्ज ले लो। आपने अगर कूलम्स लॉ नाम सुना है कभी, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं अपोजिट चार्जेस लेता हूं तो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये अभी फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। ये फोर्स कैसा है बेटा, अट्रैक्टिव है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे फोर्स की बात करूं, जैसे कि ये एक प्लस क्यू और दूसरा भी प्लस क्यू, दोनों का नेचर अभी क्या है, सेम है। अगर दोनों का नेचर सेम है तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो चार्ज है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर। इस समय इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा। ये बात समझ आ रही है? मान लो इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला फोर्स क्या है, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, सिमिलरली इस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आप समझ पा रहे हैं ये फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव, और ये फोर्स क्या है, रिपल्सिव। इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन अभी मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया, बिना बताए भी मेरा काम चल जाता। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने कूलम्स लॉ बचपन में 9th क्लास में पढ़ी हुई है, तो शायद ये सारी चीजें आपको पता होंगी, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, है ना, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑलवेज वैलिड, है ना। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब समझते हैं? लॉन्ग रेंज का मतलब ये हुआ कि अगर इन दो चार्जेस के बीच का जो ये सेपरेशन है, अगर ये सेपरेशन मैं हजारों किलोमीटर भी कर दूंगा तो भी ये फोर्स लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स गायब हो जाएगा, तब भी ये फोर्स लग रहा होगा। बस ये है कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात बताए क्या, हमें इस चैप्टर में जितने भी तुम फोर्सेस पढ़ने वाले हो, ऑल मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, मैक्रो का मतलब समझते हो, जो चीजें दिखाई देती हैं, जो फोर्सेस हमें दिख रहे होते हैं, तो जितने भी फोर्सेस आप देखते हैं अपनी आसपास की लाइफ में, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है भाई, एक्सेप्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सेप्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनएलएम में हम जितने भी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, एनएलएम ऑफ फ्रिक्शन में, सारे के सारे फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं, सारे के सारे फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। मतलब इन फोर्सेस के होने का रीजन कहीं ना कहीं अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस करें तो हमें पता चल जाएगा कि वो चार्ज होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, क्योंकि उसके होने का जो मेन रीजन है, वो रीजन क्या है भाई, उसके होने का मेन रीजन है मास। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे मैंने कुछ फोर्सेस आपके सामने लिखे हैं, ये फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फोर्सेस के बारे में हम इन चैप्टर्स में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें पहला नाम आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, नॉर्मल फोर्स।
अगला नाम आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ये 4 फोर्सेस में पूरी मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी। ये 4 प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, पूरी मैकेनिक्स में इन 4 फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, ये बात समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है भाई? नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब आपको ये दिमाग नहीं चलाना है कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्यों हैं, क्योंकि ये बात मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है? इट इज बियॉन्ड योर सिलेबस। जब आप 12th में जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जब आपको चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में, फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, उस समय ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बस अभी तो आपको ये याद रखना है कि हाँ सर ने ये बात बताई थी कि ये सारे फोर्सेस जो हैं वो कौन से फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको और कुछ जानने की यहाँ जरूरत नहीं है। क्या ये बात मेरी क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये 2 फोर्सेस, ये मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, आप अपने नोट्स में अभी ब्लैंक स्पेस छोड़ दें, बाद में आप हैंडआउट से इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। कौन कौन से? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ एटम के न्यूक्लियाई के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पूरे मैकेनिक्स में, पूरी क्लासिकल फिजिक्स में कहीं भी इन फोर्सेस का जिक्र नहीं होगा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं बोर्ड लेवल पर अगर आपको 11th क्लास के एग्जाम देने हुए तो वहां पर हो सकता है कि आपसे इनके बारे में पूछ लिया जाए, लेकिन मैकेनिक्स में कहीं भी आपको इस तरीके का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? ये आपको समझ में आ रहा है? दिस फोर्स एक्ट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब समझ रहे हैं क्या है? एटम के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में ये फोर्सेस लगते हैं। ये एक और इंफॉर्मेशन है, बस याद रखना कि सर ने ऐसा कुछ बताया था, बस इसके अलावा कुछ भी याद मत रखना कि ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड द रेडियो एक्टिव डिके। न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड द रेडियो एक्टिव डिके। इसी तरीके से एक और फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। This force is responsible for the stability of a nucleus and it is a short range force, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन है। और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो फोर्सेस है ना, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस नहीं है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब पता है क्या है? ये सिर्फ न्यूक्लियाई के अंदर ही दिखाई देंगे। जैसे ही तुम न्यूक्लियाई के बाहर आ जाओगे ये फोर्सेस तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियाई का जो रेडियस होता है ना, वो पता है किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻15। सोचो कितना छोटा होगा। जितना छोटा तुम सोच सकते हो ना, उससे भी छोटा, 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस का साइज, मतलब रेडियस। तो सोचो न्यूक्लियस इतना छोटा है तो ये फोर्सेस भी उसी रेंज के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस से बाहर निकलते ही यही फोर्सेस गायब हो जाते हैं। और अभी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के बाहर की दुनिया की कर रहे हैं, जो चीजें हमें दिखाई देती है। क्या तुम्हें न्यूक्लियस दिखाई देता है? अबे न्यूक्लियस तो बहुत बड़ी बात हो गई, तुमने तो जीवन में कभी एटम भी नहीं देखा होगा। क्या एटम देखे हो मेरे भाई? नहीं देखे। तो हमें जो चीजें दिखाई दे रही होती हैं उसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब, मैक्रो का मतलब बड़ा, है ना? और जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही होती, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स वगैरह का यूज करना पड़ता है, उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, जिनको हम नहीं देख सकते। तो इन 2 फोर्सेस की हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, तो हमारे लिए सिर्फ यही फोर्सेस इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सहमत हो? अब देखें, अब भाई साहब हमें इन फोर्सेस के बारे में पढ़ना है डिटेल में। सबसे पहले हम नॉर्मल फोर्स को समझेंगे कि नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, किस दिशा में लगता है और कब लगता है। फिर हम बात करेंगे टेंशन फोर्स की, ठीक है? और फिर इसके ऊपर फिर हम आगे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर बाद में हम एक और नया फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, स्प्रिंग फोर्स,
ठीक है। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कंप्लीट होने के बाद, फिर हम इस वाले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? मतलब हमारी पूरी की पूरी मैकेनिक्स में जल्दी से बताओ कौन कौन से फोर्सेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। पूरी मैकेनिक्स का मतलब क्या है? 11th क्लास में जो भी आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं अप टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन कौन से फोर्सेस देखने को मिलेंगे? नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, 4 तो ये रहे, और एक और है जो ऊपर है सबसे, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 5 फोर्स में पूरी मैकेनिक्स खत्म। ये 5 फोर्सेस में पूरी मैकेनिक्स खत्म, तो समझ सकते हो ये फोर्सेस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो एक एक फोर्स को समझना बहुत जरूरी है, एक एक फोर्स को समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट, एक एक फोर्स को डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, इससे पहले एक और चीज आपको और बता देता हूं, यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। कांटेक्ट के बेसिस पर हम फोर्सेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप। आपके सामने यहाँ हैंडआउट में मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? दोज फोर्सेस इन विच कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड, जैसे नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स। ये फोर्सेस तभी लग सकते हैं किसी बॉडी पर जब वो बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। जैसे कि इस समय आप ये देख पा रहे होंगे, ये माउस है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, शायद ना भी दे रहा हो, ठीक है। या आपके पास एक बुक है। एक बात बताओ, उस बुक पर टेबल फोर्स कब लगाएगी? उस बुक के ऊपर वो टेबल फोर्स कब लगाएगी, ये बात आप बताओ। क्या वो बुक हवा में होगी तो क्या टेबल फोर्स लगा देगी उस पर? क्या टेबल का फोर्स, अगर वो बुक हवा में होगी तो लग पाएगा क्या? नहीं लगेगा। टेबल तो फोर्स तभी लगाएगा जब वो बुक उस टेबल के कांटेक्ट में आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात ये आपको समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको आपके घर में जो दीवार है, वॉल है, वॉल, वर्टिकल वॉल, आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना है। तो अब आपको स्पाइडरमैन या शक्तिमान तो है नहीं कि इस तरीके से शू करेंगे और फोर्स लग जाएगा। एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें उस वर्टिकल वॉल पर फोर्स लगाना है, तुम्हें खुद, तो क्या तुम्हें उस वॉल को कांटेक्ट करना पड़ेगा? कांटेक्ट का मतलब है टच करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे करना पड़ेगा मेरे भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या बिना टच किए लगा सकते हो? अब कोई कहे नहीं मेरे पास शक्तियां हैं, मैं उन शक्तियों का यूज करके लगा सकता हूं, तो बात अलग है भाई। एक नॉर्मल इंसान अगर उस दीवार पर फोर्स लगाना चाह रहा है तो क्या उसे उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। तो ऐसे फोर्सेस जो कि तब लगते हैं जब कोई बॉडी किसी के कांटेक्ट में हो, उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। बिना कांटेक्ट के फोर्स लग ही नहीं सकता। एक और फोर्सेस होते हैं जिसमें किसी भी तरह के कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वाला मैंने फोर्स आपको बताया है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स आपने सुना है या नहीं पढ़ा? ये आपके सामने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, जल्दी से देखें। धरती माँ का फोर्स लगने के लिए, या हम कह सकते हैं अर्थ का फोर्स लगने के लिए, क्या अर्थ के कांटेक्ट में आना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं। जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं। जब कोई पार्टिकल हवा में होता है तो क्या वो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में होता है क्या? नहीं होता। फिर भी उस पार्टिकल के ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है? तो ऐसे भी फोर्सेस होते हैं जो बिना कांटेक्ट के लगते हैं, उन फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में से एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और बेटे दूसरा फोर्स तुमको पता है कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, एक प्लस क्यू चार्ज और दूसरा माइनस क्यू चार्ज। क्या प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज के कांटेक्ट में था? क्या दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे क्या भाई? क्या दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे या नहीं?
नहीं थे भाई, बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन फिर भी प्लस क्यू माइनस क्यू पे फोर्स लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था? तो ऐसे फोर्सेस हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ये आप एक डायलॉग मारते हैं ना, आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, अब समझ रहे हो, आंखों ही आंखों में मतलब बिना कांटेक्ट के ही तुमने सामने वाले को अट्रैक्ट कर लिया। So such type of forces is known as non-contact forces. क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? ये रचित भाई साहब, बेटा तुम तो रजनीगंधा ही बेचोगे, तुम्हारी हरकत है। मेरे को पिछले 100 मैसेज टाइप कर चुका है कि सर आपने एटम देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा बेटा, तुमने देखा हो तो जरूर बता देना। यहाँ पे ये बात चल रही है कि किसने क्या देखा है क्या नहीं देखा है। कहाँ की चीज कहाँ ले आते हो बे, बड़े टोपीबाज लोग हैं यार। देखिएगा ध्यान से, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से फोर्सेस हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैकेनिक्स में तो हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात करेंगे, मैकेनिक्स में तो हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात करेंगे। तो एक ही फोर्स है मैकेनिक्स में जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अर्थ का फोर्स लगने के लिए बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, दिस इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। और इसके अलावा जो फोर्सेस जो कांटेक्ट की वजह से लगेंगे वो ये सारे फोर्सेस हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, यहां पर मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वन बाय वन इन सभी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में एक बार आप यहाँ पे जल्दी से पढ़ें, ठीक है? और इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स में नोट डाउन करें, जल्दी क्विक फटाफट। एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं या नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं? बेटा दोनों तरह के हो सकते हैं, है ना। पहले जो क्लासिफिकेशन था वो फंडामेंटल फोर्सेस के हिसाब से किया गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में कुछ फोर्सेस कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं लाइक नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो नॉन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है? जैसे कि आपने देखा वहां पर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरीके से एक मैग्नेटिक फोर्स भी होता है जो आपने देखा होगा, एक चुंबक को दूसरे चुंबक के बगल में लाते थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट भी हो सकता है और नॉन कांटेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? ओके, देखिए आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, क्या आपने सभी पॉइंट्स पढ़ लिए हैं? मैं वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को काफी डिटेल में बताने वाला हूं। पहला ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि ये फोर्स कौन सा फंडामेंटल फोर्स है, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एक्ट बिटवीन द टू बॉडीज विच आर इन कांटेक्ट। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट मतलब टच करती है, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जनाब फोर्स लगाती है, ठीक है? इंटरेस्टिंग बात, it is always, most interesting point, it is always act normal to the contact surface। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं तो कांटेक्ट में आने के बाद जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, ये हमेशा उस डायरेक्शन में लगता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इट इज पुशिंग इन नेचर। पुश करने का मतलब क्या है? इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी। भैया इस बात को दिमाग में छाप लो, इस बात को दिमाग में छाप लो। अभी एग्जांपल लेकर के बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा कैसे नेचर का है। ये पुशिंग नेचर का है और हमेशा किसी भी गिवन बॉडी के टुवर्ड्स लगता है। मैंने क्या बोला? टुवर्ड्स लगता है। सर फील नहीं आई, एक एग्जांपल लेकर के बताएंगे? मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर एक ब्लॉक लेता हूं,
ठीक है भाई, ये ब्लॉक आपके इस समय टेबल पर रखा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, इस ब्लॉक को मैं अलग से बना देता हूं, ठीक है। एक बात बताओ, क्या ये ब्लॉक टेबल के कांटेक्ट में है? तो जब ये टेबल के कांटेक्ट में आया तो इस टेबल को पुश कर रहा है, तो उस टेबल की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। बताओ कौन सी सरफेस कांटेक्ट में है? इस ब्लॉक के पास कौन सी सरफेस कांटेक्ट में है? क्या ये नीचे वाली सरफेस कांटेक्ट में है? क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरी कांटेक्ट सरफेस है? दूसरा, ये फोर्स कैसे लगता है? नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस। अब इसके नॉर्मल का मतलब समझते हो? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखो इसका नाम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्यों पड़ा, आपको ये बात समझ आ जाएगी। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो देखो ये कांटेक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर। अब देखो यार, परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो सकते हैं। परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे। मेरा सवाल आपसे ये है, नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक पर इस सरफेस की वजह से कहां लगेगा? ऊपर की दिशा में या नीचे की तरफ? ये कौन है जो नीचे बोल रहा है? कौन है जो नीचे बोल रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा भाई, ऊपर लगेगा मेरे भाई, ऊपर। देखना ध्यान से, पुशिंग नेचर का बोला है। पुश का मतलब टुवर्ड्स द बॉडी। तो देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स लगेगा और बॉडी के टुवर्ड्स मतलब बॉडी की तरफ। तो इस पॉइंट पे बॉडी की तरफ तो एरो यही बनेगा ना। दिस इज द नॉर्मल फोर्स जो कि ब्लॉक पे लग रहा है टेबल की वजह से। क्या ये बात किसी को समझ में आई? ये एरो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, शानदार। आपको एक बात समझ में आ रही है इसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्यों बोला गया? क्योंकि ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। मतलब बोल सकते हैं कांटेक्ट सरफेस के साथ ये जो एंगल बनाता है मेरे भाई, ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं, क्या ये एंगल 90 होगा? क्या ये एंगल 90 होगा? ये बात समझ पा रहे हैं? ये फोर्स किसने लगाया है इस ब्लॉक पर? टेबल ने लगाया है। तो क्या टेबल पे भी यही फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ? और उस पे एरो ऐसे बनेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आप देख पा रहे हैं मैंने एक कांटेक्ट सरफेस बनाई टेबल की और इस टेबल पे ये फोर्स नीचे की तरफ लगा दिया। ये फोर्स किसने लगाया? दिस इज द फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू द ब्लॉक। ये बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक भैया किसी को कोई डाउट है क्या? क्या क्लियर हो गया है क्या? मैं सिर्फ अभी नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं और किसी फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आपने mg नहीं लगाया इस पर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी हेडिंग क्या डली हुई है बेटा? अभी हेडिंग डली हुई है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। हेडिंग है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। याद रखना, आज के बाद जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी तो जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगेगा और बॉडी के टुवर्ड्स लगेगा। बॉडी के टुवर्ड्स लगेगा, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक और सवाल मेरा आपसे, अभी समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितना सीखे हैं। देखिएगा ध्यान से, मुझे सिर्फ आपको नॉर्मल फोर्स रिप्रेजेंट करके दिखाना है। आपकी ड्यूटी क्या है? आपको सिर्फ नॉर्मल फोर्स रिप्रेजेंट करना है, ठीक है भाई। ये रहा मान लो ए ब्लॉक और इसके नीचे है ये बी ब्लॉक। जल्दी से बनाएं डायग्राम। मेरा आपसे सवाल, ए कितनी बॉडीज के कांटेक्ट में है? ए जो है ए, वो कितनी बॉडीज के कांटेक्ट में है? ए एक बॉडी के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में है? बी के कांटेक्ट में है। तो ए पे कितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे? ये सरफेस है आपका, ए पे कितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे? एक या दो? एक लगेगा। तो देखना, अगर आपसे बोला जाए ए पे नॉर्मल फोर्स लगाओ, क्या लगा पाओगे? ये मैंने ए बनाया, ए की ये सरफेस कांटेक्ट में है, ये आपकी बॉडी है और इस बॉडी पे जो भी फोर्स लगता है वो टुवर्ड्स द बॉडी लगता है। नॉर्मल फोर्स क्या बॉडी की तरफ लगता है? बॉडी के टुवर्ड्स लगता है मेरे भाई।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पे नॉर्मल फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा और इसको बोला जाएगा NAB। NAB, क्या ये बात समझ आई? मुझे लग रहा है सभी ने ड्रॉ कर लिया। शानदार भाई, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, खुश हो गया हूँ एकदम। ओके नाइस वंडरफुल। एक बात और बताएं मुझे, इस बी पर इस बी पे कितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे? इस बी पर कितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे? बस इस बात का सवाल का जवाब दें। जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ वही बताएं, अपना ज्ञान ना दें बिल्कुल भी। बी पे कितने फोर्स लगेंगे नॉर्मल? क्या बी दो जगह कांटेक्ट में है? क्या बी ए के भी कांटेक्ट में है? और क्या बी सरफेस के भी कांटेक्ट में है? क्या ये आप देख पा रहे हैं? बी दो सरफेस को टच कर रहा है। ऊपर कौन है? बी के ऊपर ए है और बी के नीचे कौन है मेरे भाई? बी के नीचे सरफेस है। क्या बी पे दो नॉर्मल फोर्स लगेंगे, एक ऊपर से और एक नीचे से? क्या ये बात समझ आ रही है? क्या आप इस बी के ऊपर उन नॉर्मल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जल्दी से फटाफट रिप्रेजेंट करके बताएं कि किस डायरेक्शन में लगेगी। अभी पता चल जाएगा कौन कितना हवा में है, कौन कितना पानी में। सरफेस की वजह से फोर्स, क्या सरफेस नीचे वाले कांटेक्ट में है भाई? तो नीचे वाले पॉइंट पे क्या फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी की तरफ। सरफेस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो बॉडी की तरफ लगेगा। और बताओ इस फोर्स को क्या बोलोगे? दिस इज द नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू द सरफेस। क्या समझ आ रहा है मेरे भाई? क्या लग रहा है तुम्हें? कुछ समझ में आ रहा है? क्या ऊपर से भी एक फोर्स लग रहा होगा मेरे भाई? क्या ऊपर से भी एक फोर्स लग रहा होगा मेरे भाई? ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा इस पे। क्यों लग रहा होगा नीचे की तरफ? क्योंकि टुवर्ड्स द बॉडी। और इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे NBA। NBA NBA क्लियर है मेरी बात? हम इन दोनों फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इन दोनों को एक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ये बात समझ आ रही है? ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसको देखो, NBA और NAB एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है? आराम से देखो, इस पे ये फोर्स बी ने लगाया और बी पे ये फोर्स ए ने लगाया। क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई? ये वाला और ये वाला एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है? ये कौन है जो ना बोल रहा है? क्यों भाई ना क्यों बोल रहे हो? ना क्यों बोल रहे हो भाई? तो याद रखना, जब भी कोई बॉडी एक बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो बॉडी उसको पुश करता है। क्या करता है? पुश करता है। तो पुश करने की वजह से जो नया फोर्स कांटेक्ट में आता है उसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? क्या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का तुम डायरेक्शन बता पाओगे? क्या और सवाल दिए जाए कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे। अच्छा ये बात है। ये रहा, जरा ये करके बताओ ये वाला सवाल। इसमें ये ब्लॉक है एक। आपको क्या करना है? आपको हर सवाल में ये बताना है कि नॉर्मल फोर्स किस दिशा में लग रहा होगा। ये इस तरीके से कांटेक्ट में है इंक्लाइंड सरफेस के। बताओ इस ब्लॉक पर कितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे और किस डायरेक्शन में लगेंगे? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये ब्लॉक यहाँ पे कांटेक्ट में है और इस पॉइंट पे ये नॉर्मल फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा? देखो ये इस तरीके से लग रहा होगा। क्या ये समझ आ गया या नहीं आया? क्या मैंने सही रिप्रेजेंट किया है? दिस इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। अगर मैं इसी को अलग से बनाना चाहूं, कोई कहे कि सर अलग से दिखा दो, क्या मैं अलग से ऐसे दिखा सकता हूं? क्यों भाई ये क्लियर है? क्यों भाई ये बात क्लियर है? मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को पूछ रहा हूँ, सरफेस पे नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ ब्लॉक पे पूछ रहा हूँ, तो ब्लॉक की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, एक बात बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये नॉर्मल फोर्स कितना एंगल बना रहा है, क्या ये एंगल निकाल पाओगे? अब ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये मैथ्स है तुम्हारी, जरा ध्यान से देखना। अब देखना ये मैथ्स है, मैथ्स। एक बात बताओ, ये एंगल थीटा, ये 90, ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ से।
क्या ये एंगल 90 होगा? अगर ये एंगल 90 है तो जनाब जल्दी से बताना ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? देख लो आराम से। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, लेकिन आपको पता है पूरा एंगल 90 है, पूरा एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल क्या ये थीटा होगा? क्या ये थीटा होगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? याद रखना, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कोई भी इंक्लाइंड सरफेस, कौन सी सरफेस? इंक्लाइंड सरफेस, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उस इंक्लाइंड सरफेस की वजह से लगने वाला नॉर्मल फोर्स, उस इंक्लाइंड सरफेस की वजह से लगने वाला नॉर्मल फोर्स वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा। अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा तो वो वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा। इसको नोट कर लो भाई, ये आगे जाकर के मैथ्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, क्वेश्चन जल्दी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? दोबारा रिपीट करूं क्या? दोबारा रिपीट करूं क्या? चलो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना। इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो गारंटी है कि नॉर्मल फोर्स वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो भी थीटा होगा। इंक्लाइंड सरफेस की वजह से जो नॉर्मल लग रहा है वो वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा बेटा वो भी थीटा होगा। क्या एक बात बताओ फटाफट, अगर मैं आपको कैसा भी कोई भी डायग्राम दे दूं, क्या आप उस पर नॉर्मल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर पाओगे? अच्छा ये बताओ फिर, ये आपको यहाँ पे जो भी बॉडी रिप्रेजेंट की जा रही है आपको ये बताना है इस गिवन बॉडी पर नॉर्मल फोर्स कितने लगेंगे और किस दिशा में लगेंगे, जल्दी बताओ इस पे। आपको नॉर्मल फोर्स इस ब्लू कलर की बॉडी पे रिप्रेजेंट करने हैं। कितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे? जितने कांटेक्ट क्या उतने नॉर्मल फोर्स लगेंगे। अभी जहां जहां पर, और डायरेक्शन बता दो फटाफट से, डायरेक्शन बता दो मुझे। क्या मैं ये कह सकता हूं, देखना जरा ध्यान से, मैं इसके ऊपर नॉर्मल फोर्सेस रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। इस सरफेस को मैंने सपोज बेटा 1 बोल दिया, इसको बोला 1 और इसको बोला 2, और ये है मेरी बॉडी जिसको बोल दिया A। तो एक तो नॉर्मल फोर्स यहां से लगेगा जहां पे ये कांटेक्ट है, और इस स्फीयर के ऊपर फोर्स बताओ कहां लगेगा? टुवर्ड्स द बॉडी, इस तरफ लगेगा या इधर लगेगा? एरो लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा? एरो लेफ्ट या राइट? टुवर्ड्स द बॉडी बेटा, बॉडी की तरफ, बॉडी की तरफ, टुवर्ड्स द बॉडी। बताओ जल्दी से, क्या मैं बोल सकता हूं इधर आएगा एरो? और इसको पता है क्या लिखेंगे? Na1, दिस इज द फोर्स ऑन वन ड्यू टू द बॉल। क्या और कोई भी नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या? जल्दी बताओ। एक और फोर्स लगेगा इस इंक्लाइन प्लेन की वजह से, और बताओ ये फोर्स किधर लगेगा? क्या टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा? क्या मैं इस फोर्स को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं? अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं क्या? इस तरीके से। ये किसने लगाया? ए पे 2 ने। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या बेटा ये बात समझ आ रही है तुम लोगों को? इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये कौन है? ये है स्फीयर। तो एक बात याद रखना कि स्फीयर पर अगर आपने कोई भी नॉर्मल ड्रॉ किया है तो वो नॉर्मल हमेशा स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। कहां से पास करेगा? सेंटर से। ये आपने शायद पढ़ा होगा, सर्कल पढ़ा था, सर्कल 10th क्लास में सर्कल पढ़ा था, और वहां पर एक बात बताई थी कि सर्कल पे कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कहां से पास करता है? सेंटर से। तो सर्कल जो है वो स्फीयर का ही एक स्पेशल केस है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपने ये 2 नॉर्मल ड्रॉ किए ना बेटा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन दोनों नॉर्मल का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां पे इस स्फीयर का सेंटर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर यहाँ पर मैं अलग से इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मान लो इस स्फीयर को मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट करूं, तो पता है इन 2 फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ये फोर्स इधर लग रहा होगा N on A ड्यू टू 2, और लाल वाला फोर्स इधर लग रहा होगा N on A ड्यू टू 1। कितने आराम से चल रहा हूं, प्यार प्यार से एक एक एरो बना रहा हूं।
क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर किसी के फंडामेंटल फिजिक्स के क्लियर हो जाएं तो वो कोई भी सवाल कर सकता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स ये वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? ये वाली जो वर्टिकल लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन जो आप यहाँ देख पा रहे थे, इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना फोर्स बना रहा, एंगल बना रहा होगा? क्या अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी, क्या याद है भाई? क्या ये एंगल वर्टिकल लाइन के साथ भी थीटा ही होगा? ये लो, क्या इस तरीके से नॉर्मल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर पाओगे? आप जिस सरफेस पर ड्रॉ कर रहे हो उस सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल, टुवर्ड्स द बॉडी। दो चीजें याद रखनी है, सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। क्या नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है? और एक और बात, बॉडी की टुवर्ड्स लगता है या बॉडी से अवे लगता है? बॉडी के टुवर्ड्स लगता है या बॉडी से अवे लगता है? बॉस इतना याद रहेगा, काम हो जाएगा तुम्हारा। क्या ये 2 पॉइंट याद रहेंगे? क्या अगला सवाल करने के लिए तैयार हो? बहुत बढ़िया, ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने। 2 गोले हैं, बिल्लू भैया देख करके एकदम से उछल गए, 2 गोले। बिल्लू भैया कह रहे हैं अरे सर आप तो मजे ले लिए, मैं तो मजाक में बोल रहा था आपको। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे मजे ले लो भाई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 अलग अलग कलर के स्फीयर हैं, दिख रहे हैं भाई? नोट करें। मान लो ये ब्लू वाला जो स्फीयर है उसको बोला बॉडी ए और इस वाले को बोला बॉडी बी, ठीक है? इस वॉल को नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2 और नीचे वाली सरफेस को नाम दे दिया 3, ठीक है? ये 2 वर्टिकल वॉल्स को नाम रख दिया 1 2 3, ठीक है? ए के ऊपर सवाल मेरा शुरू हो रहा है, ए के ऊपर कितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे? सोच के बोलना भाई, उठा के फेंक दूंगा बगल वाली छोटी गंगा में। आजकल लेवल भी पानी का बहुत है, बचने के कोई चांस नहीं है। ए के ऊपर कितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे? शानदार शानदार सवालों का जवाब, सब लोगों का आंसर 3 आ रहा है, लेकिन बीच बीच में कोई कोई 2 भी बोल रहा है। 2 वाले कौन है बेटा? ए जल्दी से देख करके बताओ, ए कहां कहां पर कांटेक्ट में है? क्या ए यहाँ पे कांटेक्ट में है? क्या वॉल 1 के कांटेक्ट में है? बहुत बढ़िया। क्या सरफेस 3 के कांटेक्ट में है? 2 कांटेक्ट। क्या बी के भी कांटेक्ट में है? 3 कांटेक्ट। कितने कांटेक्ट मिले मेरे भाई? क्यों सामा, कितने कांटेक्ट हैं एक के दूसरे बॉडी के साथ? 2 या 3? क्यों 2 या 3? ये 4 कौन है भाई? ये 4 वाला कौन है? इसके लगता है डिफेक्ट है। ए के 3 कांटेक्ट हैं, तो ए पे टोटल नॉर्मल फोर्स कितने लगेंगे? क्या 3 लगेंगे? और ये 3 किस किस डायरेक्शन में लगेंगे? क्या ये डायरेक्शन आपसे पूछा जाता तो आप बता पाओगे? जरा देखना, मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग खुद बनाए, सब लोग अपना अपना करेंगे, कोई किसी का नहीं देखेगा भाई। क्या एक फोर्स 1 ने इधर लगाया होगा टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी ए के ऊपर वॉल 1 की वजह से नॉर्मल इधर लग रहा होगा, क्या इसका नाम क्या रखें? क्या A1 रख दें भाई? क्या A1 रख दें? सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स कहां लग रहा होगा? टुवर्ड्स द बॉडी, ऊपर की दिशा में लग रहा होगा, क्या इसका नाम A2 रख दें भाई? और कोई फोर्स, और कोई फोर्स बचा क्या? क्या यहाँ से बी भी इस पे फोर्स लगाएगा? एक बात बताओ, बी यहाँ पे इस पॉइंट पे कांटेक्ट पर है, तो बी की वजह से फोर्स इधर लगेगा या बी की वजह से ए पे फोर्स इधर लगेगा? सोच के बोलना, ऊपर की तरफ या इधर नीचे की तरफ? ध्यान करो मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा है? टुवर्ड्स द बॉडी लगता है। किसकी तरफ? एरो बनाने में गलती नहीं होनी चाहिए, अगर एरो निशाना गलत लगा दिया कुछ नहीं हो पाएगा भाई। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, तो ये एरो नीचे की तरफ बनेगा और इसका नाम क्या रखें? क्या NA भी रखना? क्या मेरे भाई बंधु आपसे ये गलत है क्या? क्या ये हमने सही किया है या गलत है? ये आयुष मिश्रा जी बोल रहे हैं गलत है। कौन हो बे मिश्रा जी? ऐसे कैसे काम चलेगा बे? गलत काहे बोल रहे हो मिश्रा जी? गलत नहीं बनाए, हम बिल्कुल सही बनाए हैं, हमने कहीं कोई गलती नहीं करी है, ठीक है? इसको A3 लिख दो, ठीक है? हाँ, NA3। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों की लाइनों को एक्सटेंड करूं, इसको आगे बढ़ाऊं,
इसको ऊपर की तरफ बढ़ाऊं और इसको नीचे बढ़ाऊं, तो ये जिस पॉइंट पर मिल रहा है, क्या वो पॉइंट सेंटर ऑफ अ स्फीयर होगा? क्या वो सेंटर ऑफ अ स्फीयर होगा? बहुत बढ़िया। चलिए, जिस तरीके से मैंने ए की बात करी, अब हम बात कर लेते हैं बी की। भैया बी वाला तो आप खुद करोगे, जल्दी से बता दो बी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? बी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? कितने लग रहे हैं जल्दी बताओ भाई, नोट भी करना है। 2 लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसी के 3 तो नहीं लग रहे हैं? कोई 3 वाला तो नहीं है यहाँ पे? जिसके 3 लग रहे होंगे जरा बताए भाई, 3 वाला बताए भाई, कोई है क्या? नहीं है, क्या बात है। सिंपल सी बात है, बी 2 बॉडीज के कांटेक्ट में है, एक तो वॉल 2 के कांटेक्ट में है और एक ए के कांटेक्ट में है। तो वॉल 2 की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस दिशा में। क्या वो फोर्स इस दिशा में होगा? जिसका नाम हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी पे 2 की वजह से। और एक फोर्स इस दिशा में लग रहा होगा जो कि ए ने लगाया है, इसको बोलेंगे एन बी ए। क्या ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है क्या? आप ये सब फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी बताएं। और इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट पे मिलेगा वो होगा C2, मतलब सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर। शुभम पूछ रहे हैं ये सेंटर से पास करेगा, क्या ये जरूरी है? हाँ बेटा बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर। और स्फीयर पे अगर आप कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हर नॉर्मल सेंटर से ही पास करेगा। एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ध्यान से सुनना। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, समझ गए होगे मैं क्या पूछने वाला हूं? क्या ये एक्शन और रिएक्शन है? क्या ये एक्शन और रिएक्शन है? बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। ये वाला फोर्स लगाया ए पे बी ने, ये वाला फोर्स लगाया बी पे ए ने, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन है या नहीं? शानदार। मुझे लग रहा है यार आप सीख गए हो। अब तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्या नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन बता पाओगे? क्या नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन बता पाओगे? मैं सिर्फ अभी आपको नॉर्मल फोर्स ही लगाना सिखा रहा हूं, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं सिखा रहा। अगला सवाल आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, ये वाला सवाल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। जरा ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। ये आपके सामने एक रॉड है, रॉड, ठीक है, और ये एक वर्टिकल वॉल है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बताओ इस पर, रॉड पर कितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे और किस डायरेक्शन में लगेगा? जल्दी बताओ, कितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे और किस डायरेक्शन में लगेंगे? क्या 2 नॉर्मल फोर्स लगेंगे? क्या 2 नॉर्मल फोर्स लगेंगे? एक तो वर्टिकल वॉल की वजह से, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से। अब डायरेक्शन देखना। एक बात बताओ जरा, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे रॉड का एक पॉइंट देखो, मैंने जूम करके बनाया, रॉड का एक पॉइंट इस सरफेस के कांटेक्ट में है या नहीं? एक बात बताओ, यहाँ पे किसकी सरफेस डिफाइन है, रॉड की या वॉल की? मतलब किसकी सरफेस तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पे? वॉल की। दिख रही है ना वॉल की सरफेस, कि नहीं दिख रही? दिख रही है। हमें पता है नॉर्मल फोर्स कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो जल्दी से बताना इस रॉड के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? क्या ये होगी? अरे होगी या नहीं होगी? क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द नॉर्मल फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू 1? और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किधर लगेगा? क्या यहाँ ऊपर लगा दूं? क्या तुम लोगों का सही है क्या? सही किया है क्या? अबे सही है या नहीं है? बहुत बढ़िया। क्या अगला क्वेश्चन कर पाओगे? ये वाला बताओ जरा, अभी पता चल जाएगा कितने हवा में और कितना पानी में। जे वाला बताओ, कितने नॉर्मल फोर्स और किस डायरेक्शन में लगेंगे? ठीक है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तुम लोग चैट में फालतू की चीजें टाइप मत करो, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा अभी, क्योंकि अभी हम जो पढ़ा रहे हैं इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्मल फोर्स लगाना ही नहीं सीखे तो क्या सीखोगे? सवाल पूछने से पहले दिमाग नहीं लगाते हैं। कह रहे हैं ऑल कांटेक्ट फोर्सेस आर नॉर्मल फोर्सेस,
अबे ऊपर कांटेक्ट फोर्सेस में बहुत सारी कैटेगरी बताई थी, नॉर्मल भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है। अभी नॉर्मल फोर्स की बात चल रही है। दो फोर्स लगेंगे, देखो यहां पर तो देखो ध्यान से, क्या रॉड का एक पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में है? तो किसकी सरफेस तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रही है इस पॉइंट पर जहां कांटेक्ट है, रॉड की या सरफेस की? सरफेस की। तो सरफेस के परपेंडिकुलर रॉड की तरफ फोर्स लगा दो, R2, इसको 2 बोला, इसको 1 बोला वॉल को। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया है? ऐसे कितने लोग हैं जिनने नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया? अगर इस डायरेक्शन में आपने नॉर्मल फोर्स लगाया है तो बेटा गलत है, वो बेटा गलत है, फिर आपने गलत किया है सवाल को। इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, एक बात बताओ, ये रही रॉड की सरफेस और ये वॉल, किसकी सरफेस तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रही है? मतलब किसकी सरफेस वेल डिफाइंड है? एक पॉइंट एक सरफेस के कांटेक्ट में है या नहीं है? किसकी सरफेस तुम्हें दिखाई दे रही है कांटेक्ट पर, रॉड की या वॉल की? रॉड की। तो यहां पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा मेरे भाई, वो नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। सोचना आराम से, ये होगा करेक्ट डायरेक्शन। दिस इज द नॉर्मल फोर्स। ये सबस्क्रिप्ट चेंज कर लेते हैं, NR1। क्या समझ में आया? कभी कभी ऐसा होता है कि देखो, मैं फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती है ना, तो किसी एक सरफेस का सिर्फ एक पॉइंट होता है कांटेक्ट, तो आप पॉइंट पे तो नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट बना दूं, ये रहा पॉइंट, और मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बताओ इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां बनेगा? क्या इस पॉइंट पे तुम नॉर्मल बना पाओगे? इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द नॉर्मल ऑन द पॉइंट, देयर इज नो मीनिंग ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट। एक नॉर्मल पे, एक पॉइंट पे नॉर्मल किसी भी दिशा में बन सकता है। तो जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में है, तो आप उस सरफेस को देखा करो जिसकी सरफेस वेल डिफाइन है या अच्छे से कांटेक्ट में। तो यहाँ पे मुझे रॉड की सरफेस कांटेक्ट में दिखाई दे रही थी, तो इस रॉड सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा मैं भाई। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ा जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की भी सरफेस डिफाइन नहीं होती। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो पेन है, एक ब्लैक पेन है और एक रेड पेन है। एग्जांपल लूं, देखना चाहेंगे? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का पेन लिया, ठीक, और यहाँ पर एक ब्लू कलर का पेन लिया, गरीबों वाला पेन है या पेंसिल मान सकते हो। ये मैंने इस तरीके से दोनों कांटेक्ट में कर दिए, टच कर दिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जैसे इन दोनों को टच किया तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश कर रही है, तो अगर वो पुश कर रही है तो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? कैन यू टेल मी द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्मल फोर्स? बता सकते हो? सवाल ये, क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, मानते हो बात? क्योंकि ये पॉइंट कांटेक्ट में, क्या यहाँ पे सरफेस वेल डिफाइन है? क्या ये सरफेस तुम्हें वेल डिफाइन दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही। तो अगर ऐसा कहीं कांटेक्ट दिख जाए जहां पे दो पॉइंट कांटेक्ट में हो, तो वहां हम एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता सकते। हमें नहीं पता कि नॉर्मल किधर लग रहा होगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, किधर लगेगा, अपन को नहीं पता। और अगर अपन को नहीं पता तो पता है क्या करते हैं? हम कहते हैं कि लग तो रहा होगा ना कहीं, तो उस नॉर्मल फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। हम कह देते हैं, मान लो एक कंपोनेंट ये रहा, इसको बोल दिया NX, और एक कंपोनेंट ये रहा, इसको बोल दिया NY, और अलग अलग सॉल्व करते हैं, NX और NY की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम अभी तो आपके नहीं आएंगे, लेकिन जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ रहे होंगे वहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है भाई? अर्चित जैन, थोड़ा सा सेंस का यूज किया करो यार, बाजार में भी मिलता होगा, कहीं खरीद लेना। अर्चित जैन मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर दोनों की सरफेस वेल डिफाइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
सबसे पहले मैंने ऐसे ही सवाल कराए बेटा आपको। यहां पर दोनों की सरफेस वेल डिफाइन थी या नहीं थी बेटा अर्चित? तो जब वेल डिफाइन है तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। मैं तो दिक्कत तब बता रहा हूं जब वेल डिफाइन नहीं है। इसलिए बोलता हूं कि टाइप करने से ज्यादा थोड़ा सा ध्यान से देखा करें। अब सवाल ये उठता है, लोगों ने सवाल ये पूछा कि आपने ये जो फोर्स लगाई है ऊपर की तरफ क्यों लगाया, क्या ये नीचे नहीं हो सकता? मैंने कहा कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन माने। आपका मन कर रहा है तो आप नीचे मान लो। वो तो मैथ्स जब हम सॉल्व करेंगे तो मैथ्स को सॉल्व करके हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा। जैसे आपको पता होगा एक क्वेश्चन कराया था कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, मैंने कहा मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, मैंने कहा सॉल्व करो। मैथ से अगर ए का आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है तुम्हें समझ आ जाएगा कि ए जो है वो अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है। क्लियर है ये बात? तो कभी कभी अगर ऐसा हो, कभी कभी ऐसा हो कि आपको उस केस में दिखाई ना दे रहा हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करूं, ऐसे कंफ्यूजन बहुत रेयरली आएंगे आपके सिलेबस में। ऐसा अभी एनएलएम में तो कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है, कि जब आपको सरफेस दिखाई ना दे रही हो तो उस केस में आप ऐसा करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी थी नॉर्मल फोर्स की बेटा। ये जितनी भी हमने चर्चा करी, ये थी नॉर्मल फोर्स की कहानी। अब हम अगले फोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज द न्यू फोर्स, टेंशन फोर्स। जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को आप पढ़ें और कॉपी में नोट डाउन करें। अब हम यहाँ पर एक नए कॉन्टेक्ट फोर्स की तरफ बात करने जा रहे हैं। जैसे अभी हमने बात करी नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, जो कि तब लगता है जब एक बॉडी दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है, और या हम उसी चीज को बोल सकते हैं जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश करती है। ठीक है, अब मेरा आपके सामने अगले फोर्स की चर्चा करने जा रहा हूं। ये भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स है जिसका नाम है टेंशन फोर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि जो टेंशन फोर्स है ना, वो रखता है रस्सी में। ये जो फोर्स है ये किसी भी रस्सी में लगता है। रस्सी को मतलब रोप भी बोल सकते हो या फिर आप स्ट्रिंग बोल सकते हो। जब आप किसी रस्सी को खींचने की कोशिश करते हो तो उस रस्सी में जो फोर्स डेवलप होता है उसे बोलते हैं टेंशन फोर्स। जल्दी से फटाफट इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें। जल्दी से फटाफट, 1 मिनट का टाइम है। क्या नोट डाउन कर लिया है भाई? ओके, देखिएगा अब मैं एक एक करके, जिस तरीके से नॉर्मल फोर्स में मैंने नॉर्मल फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करी कि कब लगेगा, किस दिशा में लगेगा, वही चर्चा मैं करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा, पेन ड्रॉप करके एक एक बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मैकेनिक्स में हर जगह मिलेगा ये फोर्स। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले ही चर्चा कर चुका हूं। इस फोर्स का नेचर कैसा है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, it is pulling in nature and always act away from the system। जैसे नॉर्मल फोर्स पुशिंग नेचर का था, ये पुलिंग नेचर का होता है, और ये टुवर्ड्स द बॉडी नहीं, ये बॉडी से अवे लगता है। जैसे नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, बॉडी की तरफ लगता है, ये बॉडी से दूर लगता है। याद रखने का तरीका पता है क्या है? याद रखने का तरीका पता है क्या है? लाइफ में टेंशन लेनी है या नहीं लेनी है? टेंशन से दूर रहना है भाई। टेंशन से दूर रहना है या नहीं रहना है? बिल्कुल रहना है। तो टेंशन से दूर रहना है तो टेंशन फोर्स भी दूर लगेगा। किसी भी बॉडी पे टेंशन फोर्स दूर की तरफ लगेगा, बस बात खत्म। इंटरेस्टिंग बात, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। सर थोड़ा सा फील दिलवाएंगे एग्जांपल से? मैंने कहा बिल्कुल दिलवाएंगे, जरा एग्जांपल्स को देखिएगा। ये फोर्स रस्सी में लगता है। किस में लगता है? रस्सी में। जैसे कि मैं आपके सामने एक सस्ता सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लो ये ब्लॉक है आपके सामने, ठीक है भाई। बिल्लू भैया ने क्या किया, एक ब्लॉक से एक रस्सी बांधी। बिल्लू भैया ने क्या किया, इस ब्लॉक से एक रस्सी बांधी, इस तरीके से। रस्सी आप देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर की बना दी है। बिल्लू भैया ने एक रस्सी को एक ब्लॉक से बांध दिया, क्या आप ये देख पा रहे हैं? और अब इस रस्सी को वो खींच रहे हैं।
अब इस रस्सी को वो खींच रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, जब ये बिल्लू भैया इस रस्सी को खींचेंगे तो क्या इस रस्सी के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा? ये आपने फील भी किया होगा। अगर आप किसी रस्सी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो उस रस्सी में तनाव आता है या नहीं आता है? जल्दी बताएं। अरे आता है मेरे भाई, अरे भाई वो आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। जब वो तनाव आता है उस तनाव को ही टेंशन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इस ब्लॉक पर। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इस ब्लॉक पर ये रस्सी फोर्स लगाएगी? एक बात बताओ, इस ब्लॉक पर कौन फोर्स लगाएगा? क्या ये रस्सी फोर्स लगाएगी? तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये बताओ कि इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स कहां लगेगा, तो मैं कहूंगा रस्सी कहां कांटेक्ट में? तुमने कहा यहां कांटेक्ट। क्या रस्सी इस पॉइंट पे कांटेक्ट में थी? तो उस पॉइंट को पकड़ो जहां रस्सी कांटेक्ट में है, पहली बात। अब यहां पर ये फोर्स हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगता है, जिस तरफ स्ट्रिंग है उसके अलोंग लगता है, और टुवर्ड्स द बॉडी या अवे फ्रॉम द बॉडी? टुवर्ड्स द बॉडी या अवे फ्रॉम द बॉडी? अवे। अवे का मतलब दूर, मतलब यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा दूर, मतलब एरो ऐसे बनेगा मेरे भाई। क्या लग रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? अवे का मतलब समझ में आया? ये बॉडी के टुवर्ड्स लग रहा है या बॉडी से दूर लग रहा है? टेंशन है भाई, टेंशन लेनी नहीं, दूर भगानी है। दूर भगानी है तो बॉडी पे टेंशन फोर्स क्या हमेशा दूर होगा। सर इस बात का मतलब क्या है अलोंग द स्ट्रिंग? क्या आपको ये बात समझ में आई है अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब क्या है? अलोंग द स्ट्रिंग देखेंगे, एक और एग्जांपल लेकर के बताता हूं। अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि ये हमेशा रस्सी के अलोंग ही लगता है। जैसे मान लो, क्या आप लोग नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखो नोट किया करो, इससे आपका टाइम सेव होगा। टाइम को सेव करना शुरू करो। एक स्मार्ट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट वही होता है जो टाइम को इस तरीके से मैनेज करता है। जल्दी से बनाएं डायग्राम। चिंटू भैया गलत बन गए, एक मिनट। चिंटू की याद आ जाती है बार बार। चिंटू भैया चले तो गए लेकिन दिल से नहीं गए अभी, दिल में अभी भी चिंटू भैया हैं। हाँ भाई, ये रहा। अब मान लो इन्होंने रस्सी को थोड़ा इस तरीके से ऊपर कर दिया और ऐसे खींच रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स किधर लग रहा होगा? क्या आप बता सकते हैं? जल्दी से बताओ। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता कि इस ब्लॉक के ऊपर बेटा, इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, क्या ये सवाल छोड़ के आप घर चले जाएंगे? ये बताओ। क्या मैं बोल सकता हूं अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा? क्या स्ट्रिंग इस दिशा में है तो इसी तरफ लगेगा? टुवर्ड्स द बॉडी या अवे फ्रॉम द बॉडी? टुवर्ड्स द बॉडी या अवे फ्रॉम द बॉडी? अवे फ्रॉम द बॉडी। क्या हम बोल सकते हैं टेंशन फोर्स इधर होगा और ये एंगल थीटा होगा? क्या ये बात आपको समझ में आई कि अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब क्या है? स्ट्रिंग के अलोंग का मतलब क्या है, समझ आ गया है? क्या आपको अगर ऐसे कोई भी सवाल दिया जाए आप कर पाएंगे? देखो अब ध्यान से पढ़ो, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? पुलिंग का मतलब क्या था? पुल, खींचना, एक्ट अवे फ्रॉम द सिस्टम और अलोंग द स्ट्रिंग। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा लेकिन सवालों को सॉल्व करने में बहुत यूज होता है भैया, ब्रह्मास्त्र है आरवाई का। नोट करें फटाफट से कॉपी में। पॉइंट नंबर 4। 3 पॉइंट तो ऊपर लिखे हुए हैं, चौथा पॉइंट और बता रहा हूं, जरा इसको नोट करें। दिस इज द फोर्स applied by the string on object. This is the force applied by string on object, or the force
applied by one part of a string, one part of a string on the other part of a string. नोट करें फटाफट। बेटा ये अवे है तो एरो दिख नहीं रहा। प्रीत मेहता, मेहता साहब सुधर जाओ तुम, जल्दी से नोट करें पॉइंट में, फिर एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को। This is the force applied by the string on object or the force applied by the one part of a string on the other part of a string. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लो। ब्रह्मास्त्र है, सवालों को सॉल्व करने में आगे मदद करेगा आपकी। जरा देखिएगा मैं इससे आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मान लीजिए एक रस्सी है, ये दिखाई दे रही है। इस रस्सी को एक दीवार से कनेक्ट किया हुआ है, जैसे आपके घर में कहीं दीवार है उस पर रस्सी लगा ली, और यहाँ पे हमारे बिल्लू भैया इस रस्सी को पकड़े हुए खींच रहे हैं। बिल्लू भैया इस रस्सी को खींच रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि बिल्लू भैया इस रस्सी पे फोर्स एफ लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं? एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है सपोज, या चलो मान लेते हैं, ठीक। अब देखना सवाल क्या है। मैंने यहाँ इस रस्सी के ऊपर 2 पॉइंट कंसिडर किए। मैं इस रस्सी के ऊपर 2 पॉइंट कंसिडर करता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। क्या ये आपको दिखाई दे पा, क्या आपको ये दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? पहले ये बताओ। अब देखना मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैं रस्सी का इतना पोर्शन ही कंसिडर करता हूं, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन। मतलब ए और बी के बीच में जो रस्सी है इसको मैंने अलग से बना लिया। यहाँ पे देखते रहिएगा, ए और बी के बीच में जो रस्सी है उसको मैंने दोबारा से इधर बना लिया। अब ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इस बी पॉइंट पर इधर वाली रस्सी फोर्स लगा रही होगी? बी के राइट हैंड साइड में, बी के राइट हैंड साइड में जो रस्सी का पोर्शन है, क्या वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा? बिल्कुल खींच रहा होगा। ए के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है, क्या वो भी इसे खींच रही होगी? बिल्कुल खींच रही होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर टेंशन फोर्स क्या है, क्या आप ये बता पाओगे? रस्सी का एक पार्ट भी दूसरे पार्ट पर फोर्स लगाता है। इंपॉर्टेंट बात ये, जरा ध्यान से देखना। मैं यहां पर ये बोल सकता हूं इस पॉइंट पर टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम के टूवर्ड्स या अवे? सिस्टम के टूवर्ड्स या अवे? जल्दी बताओ। अवे। तो अवे का मतलब इस पॉइंट पर क्या अवे ये डायरेक्शन होगा? ये क्या ये बोल सकता हूं दिस इज द टेंशन फोर्स एट पॉइंट बी? क्या ये एरो समझ में आया आपको? इसी तरीके से पॉइंट ए पे फोर्स किधर लग रहा होगा? क्या पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में जो रस्सी दिखाई दे रही है, क्या वो फोर्स लगा रही होगी? और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्या बता सकते हो? लेफ्ट या राइट? पॉइंट ए पे फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी या अवे फ्रॉम द बॉडी? सोचो आराम से। अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे का मतलब दूर लगेगा सिस्टम से, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा। इसको अपन ने बोल दिया टीए। क्या ये बात समझ आई? किसी को नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल पूछना भी मत क्योंकि ये बहुत आसान है। आपका क्या सिस्टम कौन था? क्या रस्सी को मैंने बीच में से तोड़ दिया? क्या रस्सी का मैंने ए बी पार्ट कंसीडर कर दिया? तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूं कि जो बी पार्ट है, बी पॉइंट, उस बी पॉइंट के राइट साइड में जो रस्सी है वो उसे अपनी तरफ खींच रही होगी। उसी तरीके से ए के जो लेफ्ट साइड में रस्सी है वो उसे अपनी तरफ खींच रही होगी। मतलब अगर आप रस्सी का कोई भी पोर्शन कंसिडर करते हैं तो उस पर फोर्स रस्सी की वजह से हमेशा सिस्टम के अवे लगेगा। यही बात मैंने यहाँ लिखी थी, इस स्टेटमेंट को पढ़े।
force applied by one part of a string on the other part of a string. क्लियर? और सिंपल सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल बात है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। रस्सी अगर खींची हुई है तो रस्सी के दोनों एंड पॉइंट खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे हैं? तो रस्सी का हर एक पॉइंट खींच रहा है। ओके, वंडरफुल। अब मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हम बात करते हैं आइडियल स्ट्रिंग्स की। हमारे सिलेबस में, मतलब हम अभी इस चैप्टर में जो बात करने जा रहे हैं, अभी इस समय मैं आइडियल स्ट्रिंग्स की बात करने जा रहा हूँ। आइडियल का मतलब क्या है? जो रियल नहीं है ना? आइडियल मतलब मासलेस, जिसका मास ना हो। तुम कहोगे सर ऐसी तो कोई रस्सी नहीं होती, तभी तो नाम आइडियल रखा है। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, एंड इनएक्सटेंसिबल। देखें ध्यान से, मासलेस मतलब मास जीरो, और इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या हुआ? इनएक्सटेंसिबल का मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकता। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकता मतलब अगर हम रस्सी को खींच रहे हैं और मान लो रस्सी की लेंथ है 5 मीटर, तो खींचने पे उस रस्सी की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये मान करके हम बात कर रहे हैं। आइडियल, रियल लाइफ में ऐसी कोई रस्सी होती ही नहीं है जिसका मास ना हो, पहली बार। और ऐसी भी कोई रस्सी नहीं होती कि उसको अगर आप खींचे तो उसकी लेंथ चेंज ना हो। लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर आपको सवाल में कुछ भी नहीं दिया तो हम हमेशा आइडियल स्ट्रिंग मानते हुए ही सवाल को सॉल्व करेंगे। मतलब हम ये मानते हुए सॉल्व करेंगे कि वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। अब सवाल, बिल्लू भैया एकदम से उछल के खड़े हो गए। बिल्लू भैया ने कहा जब ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, दुनिया में कोई मासलेस और इनएक्सटेंसिबल रस्सी है ही नहीं, तो पढ़ा क्यों रहे हो? मैंने कहा बात तो सही पूछी। बिल्लू भैया ने सोचा कि आज तो मेडल हम ही लेके जाएंगे यहाँ से। बिल्लू भैया का सवाल हमको अच्छा लगा कि जब ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप पढ़ा क्यों रहे? तो मैंने बिल्लू भैया से पूछा कि बिल्लू भैया देखो, फिजिक्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझने के लिए पहले हम उसका इजीएस्ट वर्जन समझते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में जब आपको गैसेस के बारे में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आपको आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ाया जाता है, और फिर उसके बाद आपको रियल गैसेस के बारे में पढ़ाया जाता है। एकदम से कोई भी चीज टफ है तो उसको आपके सामने अगर परोस दिया तो आप तो उलट पुलट हो जाओगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, आपका फिजिक्स से विश्वास उठ जाएगा। आप सोचोगे कि फिजिक्स अच्छी नहीं है, साइंस अच्छी नहीं है, आप सोचोगे इससे अच्छा तो हम आर्ट्स ले लेते। तो हर चीज का एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप उतारी जाती है। तो सबसे पहले हम उस चीज का सिंपलेस्ट वर्जन पढ़ाते हैं आपको। क्या पढ़ाते हैं भाई? सिंपलेस्ट वर्जन पढ़ाते हैं। आपको क्या याद रखना है? अगर सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ, इफ नथिंग इज मेंशन, तो इसका मतलब क्या? यू हैव टू कंसीडर वो स्ट्रिंग कैसी है, क्या आइडियल स्ट्रिंग होगा। आइडियल का मतलब मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। अब इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, फोकस करके सुनिएगा। द टेंशन इन massless string remains same everywhere. Throughout the string, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, throughout the string, if ये किताब में नहीं मिलेगा, अब जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं, if no tangential force is applied on string, फटाफट लिखें, अभी एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या बताया है। किसी भी गिवन रस्सी में अगर वो मासलेस है तो उस गिवन रस्सी के हर एक पॉइंट पर टेंशन फोर्स की वैल्यू सेम होगी। ये बात मैं यहां से समझ सकता हूं। क्या आपने ये वाला एग्जांपल देखा था? एक बात बताओ, अगर मैं अपना एबी को सिस्टम मानता हूं, एबी को सिस्टम मानता हूं, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इस एबी सिस्टम पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लग रहा है?
टीबी आगे लग रहा है, टीए पीछे लग रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स बेटा टीबी माइनस टीए है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स टीबी माइनस टीए है? और ये नेट फोर्स बराबर किसके होगा? क्या मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा? क्या नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होगा? लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि ये आइडियल है, आइडियल, तो आइडियल स्ट्रिंग का मास क्या होगा? 0। ओ मेरे भाई, अगर ये 0 है तो समझदार हो, क्या बोल सकते हो, क्या टीए बराबर टीबी होगा? अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है, ये आइडियल स्ट्रिंग है, तो इस आइडियल स्ट्रिंग में रस्सी में हर जगह टेंशन फोर्स की वैल्यू सेम होगी। सुन लेना, दिमाग में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। एनएलएम के फंडामेंटल में बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ाता हूँ भाई। आप देख रहे होगे पिछले 3 दिन से आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक बार फंडामेंटल क्लियर हो गए उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, सीधे एक्सेलरेट कर दूंगा भैया गाड़ी। फिर मत कहना ये क्या हुआ कैसे हुआ, इसलिए आराम से शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो। एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो टेंशन हर पॉइंट पर सेम हो? और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इस बिल्लू ने कितना फोर्स लगाया था? 10 न्यूटन। इस बिल्लू ने कितना फोर्स लगाया था? 10 न्यूटन। तो गारंटी है इस बात की, इस पूरे रस्सी में हर पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स होगा वो उतना ही होगा जितना बिल्लू ने फोर्स लगाया था। मतलब टेंशन फोर्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज 10 न्यूटन। जितना उस रस्सी पे फोर्स लगाया, रस्सी में हर जगह उतना ही फोर्स होगा। कब? जब आइडियल होगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, ऐसा तभी जब कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है भाई। आज हम लोग डिस्कशन को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। रेस नंबर 25 अपन को डिस्कस करनी थी, तो मैं आज उसे होल्ड कर रहा हूं। मैं कल फिर से डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? कल उसको आपस आराम से डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये देखो ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है और अगर मैंने बीच में छोड़ दिया तो कल मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा फिर से समझाने में। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये टेंशन वाला टॉपिक पूरा एक बार बाइंड अप कर दूं, और बाइंड अप करने में मुझे 10 मिनट और लगेंगे, ठीक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? और दिक्कत है भी तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना? जो भी थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स का डिस्कशन बच रहा है उसको कल बाइंड अप कर देंगे। एक दिन का टाइम और दे रहा हूं आपको, काइनेमेटिक्स में जो कुछ भी बचा हुआ है उसे कल तक बाइंड अप कर लो। कर पाओगे? क्योंकि रेस नंबर 25 काइनेमेटिक्स की लास्ट रेस है, 25 लास्ट रेस है, कल सब कुछ बाइंड अप कर देंगे, ठीक है भाई? एक दिन का मौका और दिया है, बफर टाइम मिला है, देखते हैं भैया क्या करोगे। सवाल की बात कर रहे हैं आगे। हाँ, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखें ध्यान से। एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत सिंपल सा देसी एग्जांपल। ये एक रस्सी, अबे टेढ़ी क्यों हो गई? यहाँ पे एक ब्लॉक जिसका मान लिया M1, इसके नीचे भी एक रस्सी जो कि आपको लाल कलर की दिख रही है, इस पे एक ब्लॉक मास हैंग किया हुआ है M2, ठीक है भाई? इस नीली रस्सी में मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट 1 कंसिडर किया जिसपे बोला मैंने टेंशन T1 है, मैंने एक पॉइंट 2 कंसिडर किया, वहां पे बोला मैंने टेंशन T2 है। यहाँ पे लाल वाली रस्सी में एक पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ टेंशन T3 है, यहाँ टेंशन T4 है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी बताइएगा फटाफट, इनमें से कौन सही है कौन गलत है? क्या T1 बराबर T2, पहला स्टेटमेंट, क्या ये सही है? आइडियल स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं। अगला स्टेटमेंट, क्या T1 बराबर T3, ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट, T3 बराबर T4, ट्रू फॉल्स सवाल है आपके लिए, ट्रू फॉल्स सवाल है भाई। अभी पता चल जाएगा देख करके कि तुम्हारे ट्रू फॉल्स कितने सही हो रहे हैं। T2 बराबर T4, इनमें से जल्दी से बता दो, इनमें से जल्दी से बता दो। और एक और पार्ट पूछ लिया जाए, T1 इज ग्रेटर देन T3, बताओ भाई ये कौन है? ये कौन है भैया जो ऑल आर करेक्ट बोल रहा है? कौन है भाई? कहां से आए हैं? कौन से लोग हैं ये? क्या ऊपर वाली रस्सी और नीचे वाली रस्सी सेम है क्या? अलग अलग कलर से बनाई है इसीलिए? पहली बात तो ये बताओ, क्या ये नीली वाली रस्सी और लाल वाली रस्सी पूरी एक रस्सी है या दो अलग अलग रस्सी?
पूरी एक रस्सी है या दो अलग अलग रस्सी है, पहले मुझे ये बताओ। यहाँ पे तुम्हें दो रस्सी दिख रही है, एक रस्सी दिख रही है, दो अलग अलग दिख रही है। क्या नीली रस्सी में हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए? इस नीली वाली रस्सी में हर पॉइंट पे टेंशन फोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो गारंटी से बोल सकता हूँ कि T1 बराबर T2 होगा। क्या पॉइंट 1 और 2 सेम स्ट्रिंग पे लाई कर रहे हैं? अगर दोनों पॉइंट सेम स्ट्रिंग में है तो नीली रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होगा। अब आ जाते हैं इस वाली स्ट्रिंग पर। क्या पॉइंट 3 और पॉइंट 4 लाल वाली स्ट्रिंग पे लाई कर रहे हैं? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि T3 बराबर T4 होगा? यहां तक तो सही है। अब ये बताओ क्या ये वैल्यू इसके बराबर होगी क्या? T1 बराबर T2 है, ये बात तो सही है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू T3 बराबर T4। इस बात को समझो भाई, मैंने ये बोला था कि पूरी रस्सी में टेंशन सेम होती है, लेकिन दुनिया की हर रस्सी में टेंशन थोड़ी ना सेम होगी। नहीं समझे? अरे भैया लाल रस्सी अलग है, नीली रस्सी अलग है, तो लाल रस्सी में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, नीली रस्सी में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, लेकिन नीली रस्सी में हर पॉइंट पे जो टेंशन है और लाल रस्सी में हर पॉइंट पे जो टेंशन है, इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है मेरे भाइयों को? समझ में आ रहा है? तो जल्दी से बताओ, यहाँ पे लॉक कर दिए जाए स्टेटमेंट। T1 बराबर T2, पहला स्टेटमेंट ट्रू, पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तीसरा स्टेटमेंट ट्रू, चौथा फॉल्स। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पांचवें स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? ये ट्रू है या फॉल्स है? कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू है, कुछ लोग कह रहे हैं फॉल्स है। ये आपके कॉमन सेंस का सवाल है, आपके कॉमन सेंस का सवाल है, आप खुद देख सकते हैं। यहां पर लाल वाली रस्सी से जो मास हैंग हो रहा है ऊपर की तरफ, वो कितना हो रहा है? m2। और अगर इस नीली वाली रस्सी को देखें तो उसके नीचे कितना मास हैंग हो रहा है, इसको फील करें, अपने आप समझ में आ जाएगा। दो ब्लॉक लगाएं और ऐसे पकड़ें, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, क्योंकि उसके नीचे टोटल मास कितना हैंग कर रहा है? m1 प्लस m2। तो ऑब्वियस सी बात है T1 इज ग्रेटर देन T3 होगा। ये बात समझ आ गई? इनकी वैल्यूज क्या होंगी वो हम बाद में निकालेंगे कि सर T1 की वैल्यू क्या होगी, T2 की वैल्यू क्या होगी। लेकिन क्या ये बात समझ में आ गई है कि इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी? इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की हर रस्सी में टेंशन सेम होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया। नीली रस्सी और लाल रस्सी में क्या टेंशन की वैल्यू सेम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। देख पा रहे हैं आप? खुद देख पा रहे हैं, लॉजिकली समझ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आगे जाकर के पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। जिन लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर क्यों नहीं है, तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, अगली क्लास में समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस की बात है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैंने यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट लिखवाया था, यहाँ पे क्या लिखा है? नो टेंजेंशियल फोर्स। जरा इसको अंडरलाइन करेंगे क्या आप लोग? क्या इसको अंडरलाइन करेंगे मेरे भाई बंधु? देखिएगा भाई, सवाल देखिएगा, घर जाकर के एक एक चीज को दोबारा से पढ़ना है। सर को जितना समझाना है सर समझा चुके हैं। ठीक है, एक मैंने रस्सी ली बेटा यहाँ पर, ठीक, देखिएगा काफी सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, काफी काबिले तारीफ बात है कि वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। देखो ये आपका बिल्लू, ठीक है, इसने बीच में से इस रस्सी को पकड़ रखा है, दिखाई दे रहा है? इस रस्सी को पकड़ने का मतलब ये हुआ कि इस रस्सी के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा भाई? अगर इस रस्सी को कोई, अब तुम खुद फील करो, तुम अगर किसी रस्सी को पकड़ के लटके हुए हो हवा में, तो उस रस्सी पे तुमने फोर्स लगाया या नहीं लगाया? फोर्स लगाया, बहुत अच्छे। मान लो मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स बोला T1, यहाँ पे टेंशन फोर्स बोला। देखो मैं, बिल्लू ने जिस पॉइंट से रस्सी को पकड़ा हुआ है, क्या आपको वो दिखाई दे रहा है क्या?
मान लो इस पॉइंट पे पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया 1, एक पॉइंट लिया 2, यहाँ पे एक पॉइंट लिया 3 और यहाँ पे एक पॉइंट लिया 4। कितनी रस्सी है यहाँ पे? टोटल रस्सियां कितनी है? एक ही है। लेकिन यहाँ पे बिल्लू ने जहां पकड़ा हुआ है वहां पे फोर्स लगा रहा है, और अगर बिल्लू वहां पे फोर्स लगा रहा है तो तुम खुद फील कर सकते हो इस बात को। इसका मतलब ऊपर वाली रस्सी में तनाव आएगा या नीचे वाली रस्सी में आएगा? यहाँ पे एक ब्लॉक और लगा लो, हटाओ। ये बताओ, ऊपर वाली रस्सी में ज्यादा तनाव आएगा या नीचे वाली रस्सी में तनाव आएगा? कभी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े हो तो पता होगा। बचपन के शौक हैं, गरीबों के शौक हैं, तुम्हारा तो सुपर मारियो खेलने में समय निकला होगा। कभी रस्सी पकड़ के पेड़ पे चढ़े हो बेटा जीवन में, तो पता होगा तुम्हें क्या ऊपर वाली रस्सी में ज्यादा तनाव आएगा। पता है मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? T1 की वैल्यू T2 के बराबर होगी, क्योंकि जहां पे बिल्लू ने जहां होल्ड किया हुआ है, बिल्लू ने जहां होल्ड किया हुआ है उसके ऊपर वाले हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी। उसी तरीके से बिल्लू के नीचे वाले हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू T3 बराबर T4। इस स्टेटमेंट को सोचें समझें, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, दिमाग लगाएं क्या लिखा हुआ है। क्या पूरी रस्सी सेम है? जल्दी बताओ, क्या पूरी रस्सी सेम है? सेम है, लेकिन फिर भी इस पूरी रस्सी में जहां बिल्लू ने रस्सी को पकड़ा हुआ है उसके ऊपर वाली टेंशन और उसके नीचे वाली टेंशन सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। अब ज्यादा कहां होगी कम कहां होगी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बिल्लू का एक्सेलरेशन ऊपर है या नीचे है, मतलब बिल्लू रस्सी को पकड़ के ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये बात आपको समझ में आ गई है कि T1 बराबर T2 होगा? ये पूरी रस्सी में यहां तक टेंशन सेम होगी, सिमिलरली यहां तक टेंशन सेम होगी। देखें आराम से, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब ऊपर वाला पॉइंट समझ में आया? टेंजेंशियल का मतलब, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मुझसे। ये पूछा गया है कि सर ये टेंजेंशियल का मतलब क्या है? टेंजेंशियल का मतलब ये है कि बिल्लू यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है वो रस्सी के अलोंग लगा रहा है ना। बिल्लू अगर इसको पकड़ के खड़ा हुआ है तो बिल्लू जो फोर्स लगा रहा है वो रस्सी के अलोंग लगा रहा है, इसलिए उसका नाम टेंजेंशियल पड़ गया है, ठीक है। अब मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूं, आप एक बार जल्दी से फटाफट से ऊपर से नीचे तक रिवाइज करो फटाफट। अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें कोई डाउट है, कहीं 1% भी डाउट लग रहा है, तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं फटाफट। समय शुरू होता है आपका अब, फटाफट। किसी को डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। नो डाउट सर, ऑल क्लियर, थैंक यू सर, यू आर ऑसम। अभी मेरी तारीफ करने को नहीं बोला है भाई, डाउट पूछने को बोला है। एक बोल रहे हैं सर टेंजेंशियल में फील नहीं आई, फील आ जाएगी समय के साथ, अभी जितना बताया है उतना समझ लें, ठीक है। फील तो तभी आएगी जब रस्सी पकड़ के पेड़ पे चढ़ोगे, ठीक है। ऑल इज क्लियर? अबे आराम से टाइप करो यार, पढ़ने तो दो। एक तो इतनी जल्दी जल्दी टाइप करते हैं। मैं देख रहा हूँ डाउट्स, अगर मुझे कोई जेन्युइन डाउट लगेगा तो बताऊंगा। हाँ बस अभी आप इतना, ये स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग मेरे से डाउट पूछ रहे हैं कि सर टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या है। तो वो सिंपल सा मतलब ये है कि आज के बाद तुम ये याद रखना कि अगर किसी गिवन स्ट्रिंग को बीच में से किसी ने पकड़ रखा है और उसको पकड़ के चाहे वो ऊपर चढ़ रहा हो रस्सी पे, चाहे वो नीचे चढ़ रहा हो, तो देखो जहां पे उसने पकड़ लिया उसके बाद उस रस्सी को मैं 2 भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, एक ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन।
तुम्हें क्या याद रखना है कि ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में, इन दोनों पोर्शन में टेंशन फोर्स की वैल्यू सेम नहीं है। बस इतना याद रखिएगा। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है, ये सारी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि टाइप ऑफ फोर्सेस में मजा नहीं आया। बेटा मजा थोड़ा ना लेना है, आईआईटी में सिलेक्शन लेना है ना। तो जो जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया जाएगा। मजा लेने के लिए तो मूवीज देखो और एंटरटेनमेंट करो। अंकित कुमार बेटा तुम नाच गाना करना शुरू कर दो, मजा आने लग जाएगा तुम्हें। यस, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा, क्योंकि नाम ही उसका नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये क्या हुआ, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस कांटेक्ट में आने की वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाती है उसे नॉर्मल बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। फाइनली अब मैं कंक्लूड कर देता हूं। मैं अभी आइडियल स्ट्रिंग्स की बात कर रहा था। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब मासलेस। मासलेस स्ट्रिंग में रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होती है। हाँ, अगर ये मासलेस नहीं होता, आप लोग खुद लॉजिकली समझ सकते हैं, अगर ये रस्सी मासलेस नहीं होता तो जरूरी नहीं है कि रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम हो। लेकिन हम अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मेजर क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें हम ये मानते हुए सॉल्व करेंगे कि वो एक आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल का मतलब मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब एक ऐसी रस्सी जिसपे हम कितना भी फोर्स लगा लें फिर भी उस गिवन रोप की लेंथ चेंज ना हो, या ऐसी बात को बोल सकते हैं इनएक्सटेंसिबल। क्लियर है आपको? इसके अलावा आप लोग अपने नोट्स को क्लियरली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिटेल्ड में मैं अभी ज्यादा भी नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको इसका डेप्थ समझ में आएगा। ये फोर्स क्यों लग रहा है इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, ये फोर्स लगता है और इस दिशा में लगता है, हमें सिर्फ इतना ही सीखना है। तो चलिए फिर क्लास को समाप्त किया जाए, ठीक है। जो भी बैकलॉग्स रह गए हैं जल्दी से कवर करें, क्योंकि कल से आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का भी होमवर्क मिलने लग जाएगा। तो आज अपने काइनेमेटिक्स का पूरा बाइंड अप कर लेना भाई, क्योंकि कल से तुम्हें एनएलएम का होमवर्क मिलेगा, तो फिर तुम्हारे बैकलॉग्स क्रिएट होने लग जाएंगे। ओके, टेक केयर। मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है।